आपको बधाई तो दे चुका हूं धम्मचक्र प्रवर्तन दिवस की, लेकिन मैं वास्तविकता में पीड़ा में, और मैं आज आपसे अपनी पीड़ा का इजहार करना चाहता हूं। आप जानते हैं देश का माहौल अच्छा नहीं। एक तरफ अभी कुछ दिन पहले उत्तर प्रदेश में हरिओम वाल्मीकि को पीट पीट के मार दिया, और पीटा भी ऐसे नहीं, जानवरों की तरह पीटा, जानवरों की तरह। जब तक वो मर नहीं गया तब तक उसको पीटते रहे। ऐसे लोगों को इंसान नहीं माना जा सकता जो किसी की जान लेने को अपनी ताकत समझते हो, और मैं उसको ताकतवर भी नहीं मानता जो किसी कमजोर पे जुल्म करता है। ताकतवर वो होता है जो अपने बराबर के व्यक्ति के साथ मुकाबला करता है। और मैं विश्वास से कह रहा हूं, हमने शक्ति का निर्माण इसलिए नहीं किया कि किसी कमजोर को सताना है। हमने शक्ति का निर्माण इसलिए किया है कि अपने महापुरुषों के अधूरे कार्यों को पूरा करना है, और जो कमजोर है उसकी लाठी बनना है, उसकी आवाज बनना है, उसको ताकत देना है, उसके साथ खड़े होना। प्यारे साथियों, एक हमारे एडीजी लेवल के अधिकारी ने सुसाइड कर लिया। चंडीगढ़, हरियाणा, पंजाब की जो राजधानी चंडीगढ़ में सुसाइड कर लिया। वाई पूरण कुमार जो आईजी लेवल के हमारे अधिकारी थे, उन्होंने खुद को गोली मार ली। उनकी पत्नी आईएएस है, और बड़े दुख के साथ बता रहा हूं कि पिछले 6-7 दिन हो गए उनके परिवार ने अभी तक उनके पार्थिव शरीर का अंतिम संस्कार नहीं किया है। उनकी पत्नी ने मना कर दिया है कि जब तक जिनकी वजह से मेरे पति ने ये कदम उठाया, जब तक उन पर कार्रवाई नहीं होगी, उनको उनके पदों से नहीं हटाया जाएगा, उनको जेल नहीं भेजा जाएगा, मैं अपने पति का अंतिम संस्कार नहीं करूंगा। और वो पार्थिव शरीर मोर्चरी में सड़ रहा है न्याय के लिए। मैं आपको ये बात इसलिए बता रहा हूं, वो आईपीएस कैडर के थे, लेकिन वो एक लंबी सेवा करके आईजी लेवल के अधिकारी हो गए थे। एक आईजी लेवल का अधिकारी जिसकी पत्नी, खुद की पत्नी आईएएस हो, सर्वोच्च सेवा का हिस्सा हो, उसी प्रदेश के सीनियर कैडर की मेंबर हो, उनके साले पत्नी के भाई विधायक हो, उनकी पत्नी के भाई की बहन कमिश्नर हो, जब इस परिवार को न्याय नहीं मिल रहा है तो आम गरीब व्यक्ति की स्थिति क्या होगी? ये बहुत बड़ा प्रश्न हम सब लोगों के सामने। और सबसे बड़ा अपमान मुझे ये महसूस हुआ कि पहली बार एक बुद्धिस्ट व्यक्ति चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया बना, और उनके ऊपर जिस तरह से जूता फेंका गया, ये जूता उनके ऊपर नहीं फेंका गया, ये पूरे हक वंचित समाज के मुंह पे तमाचा मारने के लिए जूता फेंका गया। ये एहसास कराने के लिए कि आप किसी भी कुर्सी पे बैठ जाओ, हम आपको उसी नजरिए से देखेंगे जिस नजरिए से भारत की सामाजिक व्यवस्था में हजारों साल हमने आपको रखा है। ये बहुत बड़ा तकलीफ दे वो। मेरी आदत है कि मैं सिपाही हूं, लड़ता हूं, लेकिन मैं सोचता हूं कि आज हालत ऐसी है कि मुझे इस लेवल के अधिकारियों की, इतने बड़े बड़े पदाधिकारियों की लड़ाई लड़नी पड़ रही, जबकि ये लड़ाई मैंने शुरू की थी उन गरीबों के लिए जिनकी आवाज उठाने वाला कोई नहीं, जिनको बाबा साहब अंबेडकर ने मूक नायक का नाम दिया, कि वो अपनी लड़ाई खुद नहीं लड़ सकते, उनकी लड़ाई लड़ने के लिए हमें संगठन बनाना है। लेकिन आज आप स्थिति देखो, जैसे जैसे आजादी के बाद देश को प्रोग्रेस करना चाहता, संवैधानिक मूल्य को अपनाना था, संवैधानिक मूल्य को अपनाने की बजाय इस देश में एक बड़ी शक्ति इस बात के साथ लगी है कि पुनः मनुस्मृति का माहौल बने, पुनः मनुस्मृति का राजकाज आए, और भारतीय संविधान के आधार पर जो सामाजिक न्याय, सामाजिक भाईचारा, चलिए उन्होंने माफ कर दिया, लेकिन जिसने जो अपराध किया उस पर मुकदमा दर्ज करके उतनी कार्रवाई करते कि उस आदमी को सबक मिलता। क्योंकि अगले दिन मैंने देखा कि वो आदमी बैठ के ये कह रहा था कि मैंने कुछ गलत नहीं किया, लेकिन अगर उसको सबक सिखा दिया जाता तो उसको पता लग जाता उसने गलत किया है, सही किया है। प्यारे साथियों, महाराष्ट्र मैं 1 जनवरी को आता हूं, इस बार मैं अक्टूबर में आ गया। जब मैं महाराष्ट्र आता हूं तो जब मैं चलता हूं उत्तर प्रदेश से दिल्ली के रास्ते, तो मैं बढ़िया मजबूत जैकेट पहन के प्लेन में बैठता हूं, लेकिन जैसे ही मैं वो प्लेन यहां उतरता है पुणे में या मुंबई में, तो वो जैकेट मुझे उठा के रखनी पड़ती है। इसका मतलब ये है
कि वहां से यहां की दूरी में तापमान बदल जाता है, लेकिन समस्या नहीं बदलती। जो समस्या वहां है वही समस्या यहां भी हमारे लोग, अभी मैं कर्मचारियों की मीटिंग में गया था, बड़े बड़े लेवल के अधिकारी कर्मचारी थे, उनकी मीटिंग में गया था, तो वो भी मुझसे समस्या 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 ही बता रहे थे। मेरी आवाज आ रही है ना? तो वो भी मुझसे कह रहे थे ये समस्या है, ये समस्या है, ये समस्या है, ये समस्या है, ये समस्या। मैं ये सोच रहा था कि ये सब लोग वो हैं जो हजारों लोगों की लड़ाई लड़ सकते हैं, इन पे भी समस्या है, और जिस गांव देहात में मैं जाता हूं वहां भी समस्या है, तो खुशहाल लोग कहां? तो खुशहाल लोग वहीं होते हैं जहां बाबा साहब अम्बेडकर ने जो कहा कि पॉलिटिकल पावर इज द मास्टर की, इट इज द मास्टर की। जहां राजनीतिक शक्ति होती है वहीं खुशहाली होती है, क्योंकि भारत लोकतांत्रिक व्यवस्था में है। जिनके हाथ में कलम की ताकत है वही बदलाव कर सकते हैं, वही बदलाव की रेखा को आगे बढ़ा सकते हैं, वही पॉलिसी बना के लोगों को लाभ दे सकते हैं। तो यहां ये लगता है कि यहां बहुत लोग पीछे हैं। महाराष्ट्र में मैं आता हूं, सांस्कृतिक मूवमेंट बहुत जो शानदार है, दिल खुश हो जाता है, हिम्मत बढ़ जाती है, ऊर्जा बढ़ जाती है। यहाँ पुरुषों से ज्यादा महिलाओं में सांस्कृतिक मूवमेंट के बीज दिखाई देते हैं। मैं जब पुणे जाता था तो कई कई दिन महिलाएं चल के वहां पहुंचती थी राष्ट्रपिता ज्योतिबा फूले को उनके जो है जन्मदिन पे वहां फूल पुष्प चढ़ाने के लिए। जब मैं 14 अक्टूबर का कार्यक्रम देखता हूं तो मुझे दिखता है लाखों लोग, 4-5 लाख लोग जो हैं वो आ रहे हैं पुष्प चढ़ाने के लिए, दीक्षा भूमि को नमन करने के लिए, चैत्य भूमि के कार्यक्रम को नमन करने के लिए लोग जाते हैं। फिर मैं 14 अप्रैल का कार्यक्रम देखता हूं तो जगह जगह पे चौराहों पे बहुत बड़े बड़े कार्यक्रम होता है, आयोजन होते हैं, रंग लगता है, फूल होते हैं, तमाम मिठाई बांटे, सब कुछ होता है। और जब मैं भीमा कोरे गांव जाता हूं तो देखता हूं पूरा पुणे शहर जो है वो नीले रंग में हो गया है, चारों तरफ स्टेज लगते हैं, बड़े बड़े आयोजन होते हैं, नाच गाने होते हैं। मैं अपने मन में सोचता हूं, हालांकि मुझे नहीं पता ये बात मेरी आपको अच्छी लगेगी, तो मैं समझता हूं कि भाई अब इनका मिशन पूरा हो गया है, क्योंकि इनका मिशन तो आज का यही था कि नाच गाना करके, बढ़िया डीजे बजा के, बढ़िया भोजन वो करके, बढ़िया जो है फूल बरसा के, बढ़िया रंग लगा के हमें ये भीमा कोरे गांव शौर्य दिवस मनाना है। लेकिन क्या मैं आपसे जानना चाहता हूं, मैं आपका अपना हूं, आपका खून हूं, आपका भाई हूं, क्या एक दिन 14 अप्रैल मना के, 6 दिसंबर में एक दिन दुख प्रकट करके, 14 अक्टूबर को धम्मचक्र परिवर्तन दिवस का हिस्सा बनकर, 1 जनवरी को सूर्य दिवस का हिस्सा बनकर, क्या हमारी गरीबी, बेबसी, लाचारी, तमाम तरह की परेशानियां दूर हो सकती है? जोर से बताइए, हो सकती है? तो मैं जब सांस्कृतिक मूवमेंट देखता हूं मेरा बड़ा दिल खुश होता है। जब मैं धार्मिक मूवमेंट देखता हूं, या उधर येवला जाते हैं, या बाबा साहब ने ये स्टेटमेंट दिया था कि मैं हिंदू धर्म में पैदा हुआ, ये मेरे बस की बात नहीं थी, लेकिन मैं हिंदू धर्म में मरूंगा नहीं, ये मेरे बस की बात है। तो मैं वहां पे जाता हूं, वहां भी बड़ी संख्या में लोग देखता हूं, लेकिन राजनीतिक मूवमेंट हमारी कहां है? राजनीतिक शक्ति हमारे पास कितनी है? पता नहीं, मुझे ऐसा लगता है कि महापुरुषों की 2-4 बातें आपने मानी, बाकी बातों को छोड़ दिया। पता नहीं क्यों हुआ ऐसा। देखो एक बात आप जानो, ये लोकतांत्रिक देश, और लोकतांत्रिक देश का आधार यह है कि जिनका वोट होगा उनका राज होगा, यानी कि जहां बहुमत होगा वहीं शासन होगा, और जिनका बहुमत होगा वो पॉलिसी बना के उनके जो लोग हैं उनको आगे लाने का, प्रदेश को, देश को आगे लाने का काम करें। ठीक है, आप ये महसूस करो, जो महाराष्ट्र पूरे देश को रास्ता दिखाता है, जिस महाराष्ट्र ने अन्याय, अत्याचार, भेदभाव के खिलाफ सैकड़ों सालों से जंग लड़ी है, जंग, और जंग लड़के उसकी जड़ों को कमजोर करने का काम किया, उनको घुटनों पे लाने का काम किया है, उस महाराष्ट्र में हमारी राजनीतिक शक्ति कमजोर क्यों? मैं तो आता नहीं, बचता था। अब मुझे उपासक जी ने मुझसे आग्रह किया कि आप आओ। मैं इनको कहता था कि महाराष्ट्र के लोग मुझसे ज्यादा समझदार हैं, वो अपना अच्छा बुरा जानते हैं, तो वो अपने आप उनको निर्णय लेने दो। लेकिन अब इन्होंने मुझसे कहा कि महाराष्ट्र के लोग आपकी तरफ देख रहे हैं, वो आपसे उम्मीद कर रहे हैं, क्योंकि हमारे बहुत सारे नेताओं ने सरेंडर कर दिया है या पीछे के पर्दे के पीछे हाथ मिला लिया है। उनकी निगाह आपकी तरफ है कि ये आदमी हमारा हाथ नहीं छोड़ेगा, ये आदमी हमें कमजोर नहीं करेगा, ये आदमी हमें आगे करके और पीछे नहीं भाग जाए, क्योंकि आप जान की बाजी लगाते हो। तोपें चलती थी, गोलियां चलती थी, तलवारें चलती, चाकू चलते थे, हाथी पे, ऊंट पे, घोड़ों पे युद्ध होते थे, हजारों लोग
मर जाते थे तब राजकाज बदलता था। लेकिन धन्य हो बाबा साहब अम्बेडकर, अंतिम व्यक्ति को भी जो बालिग है वोटिंग राइट दिला के हमारी उंगली में इतनी शक्ति दे दी कि जिसे चाहे कुर्सी पे बिठा दो और जिसे चाहे जमीन पे पटक दो। लेकिन मैं बाबा साहब को तो धन्यवाद करूंगा, लेकिन आपको साधुवाद के अलावा और कर ही क्या सकता हूं कि उन्होंने तो इतनी ताकत दे दी, लेकिन आप तो ना कुर्सी पे बैठ पा रहे ना किसी को पटक पा रहे। जो लोग आपके आंदोलन को खत्म कर देना चाहते हैं, जो लोग आपके संविधान को खत्म कर देना चाहते हैं, जो लोग आपके अधिकारों को लूट लेना चाहते हैं, वो कुर्सी पे बैठे और आप लोग बैठ के तमाशा देख रहे हो। बड़ी चिंता की बात है। जब इतना जागरूकता है सामाजिक मूवमेंट की, इतनी जागरूकता है सांस्कृतिक मूवमेंट की, इतनी जागरूकता धार्मिक मूवमेंट की, तो फिर राजनीतिक मूवमेंट की जागरूकता में कमी क्यों? उसका कारण देखो, बहुत जिम्मेदारी के साथ कह रहा हूं, समय बार बार दरवाजा नहीं खटखटाता। एक बाबा साहब आए, अपना पूरा जीवन संघर्ष करके चले गए, दोबारा हम सब मिलके बाबा साहब को वापस नहीं ला सकते। हमारे उधर एक मान्यवर ख्वाब काशीराम आए, नौकरी छोड़ी, यही महाराष्ट्र में नौकरी करते थे, बीज उनमें भी यहीं से लगे। आप समझे नहीं समझे? बीज उनमें भी पुणे से लगे और उन्होंने भी अपनी जीवन का पूरा जो है जीवन लगा दिया, अपनी सारी खुशियां सब लगा दी दांव पे, लेकिन उनको भी हम वापस नहीं ला सकते। और साहू जी महाराज को और राष्ट्रपिता ज्योतिबा फुले को तो ला ही नहीं सकते। तो भाई आप ये बताओ, अगर आप लोग ये पीढ़ी, पढ़ी लिखी पीढ़ी जो सब चीजों को समझती, ये नहीं काम करेगी तो कौन काम करेगा? मैं आपको एक उदाहरण के तौर पे बताता हूं, लेकिन उससे पहले मैं आपका ध्यान आकर्षित इस बात के साथ करूंगा, अगर बाबा साहब भी हार के बैठ जाते, भाई उनको हराने का, उनको तोड़ने का, उनको रोकने का प्रयास में कोई कमी हुई है क्या? कितने अपमान के घूंट पिए, 4-4 बच्चे कुर्बान कर दिए। जब वो अपने 4 बच्चे कुर्बान कर सकते हैं, क्या हम अपने घरों में एक बच्चा ऐसा नहीं पैदा कर सकते जिसका काम सिर्फ आंदोलन के लिए हो, जिसका जीवन सिर्फ आंदोलन के लिए हो? क्या बाबा साहब के बच्चे बच्चे नहीं थे? जब बाबा साहब ने अपने 4 बच्चे कुर्बान करके हमें यहां लाके खड़ा कर दिया, तो क्या आज हमें इतनी शक्ति क्यों कम होगी कि हम एक बच्चे को इस मूवमेंट के लिए समर्पित नहीं कर सकते हैं? भाई देखो, सीधी बात यह है, अगर इस देश में आंदोलन चलाना क्यों जरूरी है, इसका उदाहरण आप समझिए। आंदोलन चलाया बाबा साहब अम्बेडकर ने तो अधिकार मिले, आंदोलन चलाया फूले साहब ने तो अधिकार मिले, आंदोलन चलाया साहू जी महाराज ने तो अधिकार मिले, आंदोलन चलाया काशीराम साहब ने तो अधिकार मिले। और अगर आप ये समझते हो आपका जीवन खुशहाल हो गया, रोटी कपड़ा मकान और तमाम तरह के रोजगार, स्वाभिमान सम्मान का जीवन आपको मिल गया है और अब आपको कुछ चाहिए नहीं, तो आंदोलन मत चलाओ। और अगर आप ये समझते हैं कि आपका 10% समाज अभी पैरों पे खड़ा हो पाया है और 90% समाज अभी गड्ढे में है, तो फिर आपको पुनः आंदोलन चलाना पड़ेगा। और आप नहीं आंदोलन चलाओगे तो आप ये समझ लो, इस देश में सिर्फ आप ही नहीं है जो आंदोलन चला रहे हैं, आपके अधिकारों को कुचलने के लिए भी यहीं से एक मजबूत आंदोलन चल रहा है। जो राजनीतिक शक्ति हासिल कर बैठा, वो आंदोलन भी यहीं से चल रहा है जो आपके अधिकारों को छीनने का काम कर रहा है। आप ये समझिए, बहुत मजबूत स्पीड से एक हवा इधर से चल रही और बीच में आप हैं। अगर आप उस हवा को रोकने के लिए अपने लिए इंतजाम नहीं करोगे तो ये हवा क्या करेगी? ले जाएगी ना उड़ा के। अगर अपने लिए रोकथाम नहीं करोगे तो आंदोलन क्या काम करता है? आंदोलन रोकथाम का काम करता है, आंदोलन शक्ति का काम करता है, आंदोलन आपका संरक्षण करता है, आंदोलन आपका सुरक्षा कवच बनता है। इसी आंदोलन की देन है कि 2024 के चुनाव के बाद देश के प्रधानमंत्री जी को संविधान के आगे माथा पार्लियामेंट में टेकना पड़ा और संविधान को उसकी जय जयकार करनी पड़ी। आंदोलन की देन। वरना आप जानते हैं कि रोज यहां किसी ना किसी धार्मिक मंच पर इस संविधान को खत्म करने की, आरक्षण रूपी जो हथियार आपको मिला उसको खत्म करने की रोज बड़े बड़े कस्में संकल्प खाए जाते हैं। कौन है ये लोग? किस विचार के लोग हैं? किस दल के लोग हैं? कहां से संचालित होते हैं? कौन इनको फंड करता है? कौन इनको संरक्षण देता है? कौन मुसीबत आने पे इनकी ताकत बनता है? आप और मैं सब जानते हैं कि इनको सारी ताकत नागपुर से मिलती है, भारतीय जनता पार्टी से मिलती है, आरएसएस से मिलती है, इनके जितने संगठन को सारी शक्ति यहीं से मिलती है। आप ये महसूस करके देखो, वो सत्ता में है फिर काम कर रहे हैं और हम कहीं भी नहीं है, फिर भी हम ये सोच रहे हैं कि कोई मसीहा आके हमारी जिंदगी बदल दे। भाई मैं सोचता हूं
बाबा साहब अंबेडकर आपको धम के जरिए सब कुछ कह के गए, पुनर्जन्म नहीं होगा, कोई मसीहा नहीं होगा, कोई इष्ट आके आपकी रक्षा नहीं करेगा, आपको अपनी रक्षा स्वयं करनी है। फिर आपको क्या हो गया? जितना बड़ा समूह यहां बैठा, मैं गारंटी से चैलेंज से कहता हूं, अगर वो मेरी बात के साथ, पहरे के साथ खड़ा हो जाए तो इस महाराष्ट्र में भी बाबा साहब अंबेडकर के सपने को हम लोग मंजिल तक पहुंचा सकते हैं। मेरी बात को आप याद रखें। मैं तो जितने नेता पुराने हुए हैं और अभी वर्तमान में, तो उनमें सबसे छोटा हूं। बताओ छोटा हूं या नहीं हूं? वो मुझे कुछ भी कहते रहे, किसी भी शब्दों का प्रयोग करते, मैं तो अपने मुंह से किसी को कुछ नहीं कहता। क्यों नहीं कहता? आप जानते हैं मैं बोलना नहीं जानता क्या? ऐसा नहीं कि मैं बोलना नहीं जानता, ऐसा नहीं कि मैं जवाब नहीं दे सकता, लेकिन इसलिए नहीं देता हूं कि लोग हंसेंगे कि ये लोग आपस में लड़ रहे हैं। जिनको दुश्मन से लड़ना चाहिए ये आपस में लड़ रहे हैं, ये एक दूसरे पे छिटा कर। मैं तो इसलिए सबकी बातें सुन लेता हूं, कोई कुछ बात कह देता है, कोई कुछ बात कह देता है। दुश्मन से तो लड़ लूं, अपनों से क्या लड़ूं? उनकी कोई जरूरी हो सकती है, कोई मजबूरी हो सकती है मुझे बुरा भला कहना, लेकिन ये कटु सत्य है कि मैंने महाराष्ट्र के मेरे परिवार के लोगों, मैंने गोली खाई और एक नहीं 4 गोली मेरे ऊपर चलाई गई। अगर महापुरुषों का आशीर्वाद नहीं होता तो आज मेरी फोटो जैसे वहां लगी है ना, वो देखो, अभी मैं उसको देख रहा था तो मुझे एहसास हो रहा है कि ऐसे कहीं किसी कोने में मेरी फोटो लगी होती और आप ये कहा करते कि भाई देखो, चाहे कितने दिन जिया लेकिन था हमारा भाई बहादुर। अगर 10-20 साल और जी जाता तो पता नहीं क्या कर देता। समझते हो? ये आप कहा करते, क्योंकि ये जीवन, बुद्ध ने कहा कि मृत्यु अटल सत्य किसी के हाथ में नहीं। ये जीवन आपके मेरे हाथ में नहीं। मृत्यु जब आएगी उसको स्वीकार करना पड़ेगा, उस पर रोने चिल्लाने से काम नहीं चल सकता। और मैं आपको वचन दे के कहता हूं, मृत्यु का रूप कोई भी हो और कहीं भी हो, जब मृत्यु आएगी तो निराशा और दुख आपके भाई के चेहरे पे नहीं होगा। मैं इस बात का आपको विश्वास, लेकिन लड़ाई मृत्यु से नहीं है, लड़ाई है आपसे कि आप क्यों नहीं सोच रहे हैं कि ये इतना छोटा सा काम हम लोग कर सकते हैं। करना क्या है? लूटे पिटे, गिरे पड़े, सताए गए, गिराए गए शोषित पीड़ित वर्ग में भाईचारा पैदा करना है। इतना तो हम बोलना इतना पढ़ के इतना बोलना समझाना जान ही गए हैं कि एक आदमी को हर एक दिन बैठ के 15-20 मिनट में सच्चाई के, झूठ पे नहीं, सच्चाई के रास्ते पे ला सकता है, सच्ची बात समझा सकता है। समझा सकता है? बताओ, समझा सकता है? समझा सकता है? एक आदमी को रोज तैयार करे और उससे कहे कि एक आदमी को तैयार करो, मैं लिख के देता हूं, अगले 1 साल में घर घर में महाराष्ट्र में मूवमेंट होगी, आप मुझसे लिखवा लो। और मूवमेंट ऐसी नहीं होगी जो बिखरी हुई हो कि 2 इधर को चल रहे हैं, 2 इधर को चल रहे हैं, 2 इधर को चल, ऐसी मूवमेंट होगी जो कंसोलिडेट होगी, एकजुट होगी। और जब तक हमारी मूवमेंट एकजुट नहीं होगी तब तक शक्ति का निर्माण नहीं हो सकता। आप जिस भी तरह का परिवर्तन चाहते हैं, सामाजिक आधार पे, धार्मिक आधार पे, क्षेत्रीय आधार पे, रोजगार के आधार पे, जिस भी तरह की पॉलिसी चाहते हैं वो शक्ति से बनेगी। और लोकतांत्रिक व्यवस्था में शक्ति सत्ता में है, जब तक आप सत्ता में नहीं होंगे कोई परिवर्तन नहीं हो सकता। मैं महाराष्ट्र के भाइयों, जब दादर रेलवे स्टेशन का नाम बदल के बाबा साहब अंबेडकर के नाम पर रखना होता है तो मैं पार्लियामेंट में उसकी आवाज उठाने का काम करता हूं। जब दीक्षा भूमि पर अवैध पार्किंग बना के आप लोग यहां आंदोलन करते हो तो आपकी मांग को पार्लियामेंट में उठाने का काम करता हूं। जब भी महाराष्ट्र के लोगों ने मुझे आवाज दी, चाहे परभनी का मामला हो, सोमनाथ का, याद है नहीं याद है आपको? भाई सोमनाथ के मामले को मैंने पार्लियामेंट में भी उठाने का काम किया और उसके घर परिवार के पास जाकर अधिकारियों से वहां लोहा लेने का भी काम किया, उनको बताने का काम किया कि अगर सोमनाथ के साथ अन्याय होगा या सोमनाथ के परिवार को डराया जाएगा तो पूरे भारत के लोग खड़े होकर इसके खिलाफ आंदोलन करेंगे। जहां जहां मेरी आवश्यकता आपको पड़ी, चाहे बोध गया मुक्ति आंदोलन चल रहा हो, 70 साल का इतिहास है पार्लियामेंट में, किसी व्यक्ति ने जो अपने आप को बहुत बड़ा अंबेडकरवादी कहता हो या पुराने नेता, किसी की हिम्मत नहीं हुई कि वो बोध गया मुक्ति आंदोलन की बात पार्लियामेंट से कर सके और सरकार से जवाब मांग सके कि बोध गया में जो हमारा पावन तीर्थ स्थल है उसको बौद्धिस्टों को सौंपना चाहिए। इसकी डिमांड भी अगर पार्लियामेंट में किसने उठाई तो आपके भाई चंद्रशेखर आजाद ने उठाई, डंके की चोट पे उठाई। एक ही तो जीवन है, मैं सोचता एक ही जीवन है, चाहे डर के जी लो चाहे लड़के जी लो, चाहे घुटने टेक के समझौता कर लो, चाहे सामने से आंख मिला के लड़ लो। और मेरा नाम चंद्रशेखर है, इतिहास भारत का कहता है कि चंद्रशेखर आजाद ने कभी घुटने नहीं टेके।
आपका भाई चंद्रशेखर आजाद आज आपसे यहां अपील करने के लिए आया। मैं किसी को बुरा नहीं कह रहा हूं, सब अच्छे हैं, सब मुझसे बड़े हैं, सब समझदार हैं, सबका राजनीतिक अनुभव ज्यादा है, लेकिन मैं आपको बहुत जिम्मेदार से कह रहा हूं, एक मौका आप चंद्रशेखर आजाद को दो। अगर एक मौका आपने चंद्रशेखर आजाद को दिया तो मैं आपको लिख के देता हूं कि वो एक एक आदमी, एक एक चंद्रशेखर आजाद हर गांव तक हम लोग तैयार करने का काम करेंगे, जो जिसके लिए महापुरुषों का आंदोलन पहले होगा और अपना निजी जीवन बाद में होगा। वो अपने महापुरुषों के आंदोलन के लिए अपने खून का कतरा कतरा कुर्बान कर देगा, लेकिन आपसे धोखा नहीं करेगा। मैं आपको इस बात का विश्वास है। आप महसूस करो मेरे प्रियजनों, महसूस करो। बाबा साहब ने कहा गुलाम को गुलामी का एहसास करा दो, अपनी बेटियां स्वयं काट लेगा। गुलाम सब कुछ अपनी आंखों के सामने देख रहा है, किस तरह सरकारी नौकरी जा रही है, किस तरह महंगाई बढ़ रही है, किस तरह निजीकरण हो रहा है, किस तरह जो है संविधान में प्रदत्त अधिकारों को, धार्मिक आस्था के अधिकारों को कुचला जा रहा है। आज तो अगर कोई जो बाबा साहब ने प्रतिज्ञा ली थी वो ले लेता है, उस पर मुकदमा हो जाता है, हो जाता नहीं हो जाता है। जब यहां कोल्हापुर में मस्जिद तोड़ी गई, आजाद समाज पार्टी भीम आर्मी के लोग थे जो वहीं कोल्हापुर जाके जिन लोगों को इतना बड़ा नुकसान हुआ उनकी आवाज उठाने का काम कर रहे थे, उनके साथ खड़े होते कह रहे थे कि अपने आप को अकेला मत समझना, हम संविधानवादी लोग हैं, हम नहीं कमजोरों के साथ खड़ा होगा तो कौन खड़ा होगा। कोई ऐसा मामला नहीं है देश भर में, चाहे कहीं मॉब लिंचिंग हो, चाहे बरेली का मामला हो, चाहे रामपुर का मामला हो, चाहे संभल का मामला हो, कोई एक ऐसा मामला नहीं है जिसमें मुस्लिम भाइयों के तरफ, सिख भाइयों के साथ, क्रिश्चियन भाइयों के साथ, बौद्धिस्ट भाइयों के साथ अन्याय हुआ और हम लोगों ने उनकी आवाज बनने का काम ना किया। कोई ऐसा मामला नहीं। सब लोगों की आवाज, किसान भाइयों की आवाज, कर्मचारियों की आवाज, हर मामले में हम लोग खड़े हो गए। आपके यहाँ कितने कर्मचारी होंगे बहुत सारे बैंकों से जुड़े हुए, मैं आपको चैलेंज करके कह रहा हूं, एक बार उनसे पूछ के देखना, जो लोग विभिन्न एसोसिएशन में जुड़े हुए हैं, बहुत सारे बैंकों में जुड़े हैं, हम पार्लियामेंट्री कमेटी में है, वेलफेयर में, SC/ST वेलफेयर में हम जाते हैं मीटिंग में। आप उन कर्मचारियों से पूछ के देखना कि जब चंद्रशेखर आके अपनी बात रखता है तो उनके सीने चौड़े होते नहीं होते, आप पूछ के देखना, वो आपको बताएंगे। ना बताए तो जो आप कहोगे वो सजा हम लोग कबूल कर लेंगे। अगर कोई और आया हो मीटिंगों में, वो बता सकता है कि जिस समय चंद्रशेखर का नंबर आता है तो बड़े से बड़े अधिकारी बगले झांकने लगते हैं, कोई इधर की तरफ को भागता है, कोई इधर की तरफ को भागता है, जो गर्दन नीचे करता है, और कोई सर सॉरी सर पे उतर आता है। क्योंकि पढ़ा लिखा व्यक्ति जब सवाल पूछता है तो फिर सवाल का जवाब देना आसान नहीं होता, फिर आप गुमराह नहीं कर सकते। कोई ऐसा नहीं है, सब जानते हैं, कितने बैंकों का मामला हो, कितनी यूनिवर्सिटियों का मामला हो। और मैं गया हूं पार्लियामेंट्री कमेटी के टूर में, मैं ऑथेंटिक बात कह रहा हूं, मैं गया हूं झारखंड में, झारखंड की मीटिंग में गया हूं, मैं तेलंगाना की मीटिंग में गया हूं, मैं केरला की मीटिंग में गया हूं, मैं हिमाचल की मीटिंग में गया हूं, हरियाणा की में गया हूं, चंडीगढ़ की मीटिंग में गया हूं। आप पूछ के देखना, आपका कोई अधिकारी, रिश्तेदार, दोस्त हो, आप पूछ के देखना। मैं भी रायपुर गया था, पूछ के देखना कि जब चंद्रशेखर अपनी बात रखता है तो फिर गलत करने वालों के चेहरों पे पसीने कैसे आते हैं, पूछ के देखना। मैं लोकसभा का जब तक मेंबर रहूंगा, आपकी आवाज को पार्लियामेंट में कोई दबा नहीं सकता, मेरी बात को ध्यान। मैं इसलिए आपसे कह रहा हूं, आपने एक चंद्रशेखर तैयार किया, इधर को या इधर को, किधर आगे बढ़ना बताओ। इधर आप कहोगे उधर ही बढ़ जाएंगे हमारे भाई, आप कहोगे इधर को बढ़ना, इधर बढ़ेंगे, आप कहोगे इधर को तो इधर को, आप कहोगे इधर को इधर को। मैं सच कह रहा हूं, बहुत जिम्मेदार से कह रहा हूं, मेरी बात पे गौर करना। आपने एक चंद्रशेखर तैयार किया तो पार्लियामेंट में आपके हर विषय को उठाने का काम करते हैं। पार्लियामेंट में हर एक विषय को आपकी लड़ाई को, स्कॉलरशिप के मामले को उत्तराखंड के आप पूछ के देख लेना, स्कॉलरशिप जारी नहीं करी थी सरकार, हलक में हाथ देकर स्कॉलरशिप बच्चों की जारी करवाने का काम किया, पता करवा के देख लें। कोई ऐसा मामला नहीं है जिसके लिए हम लोग आवाज नहीं उठाते। लेकिन आप सोचो, अगर इस देश में मेरे रहते 10-20 चंद्रशेखर आपने तैयार कर दिए तो क्या होगा, क्या होगा। लेकिन वो चंद्रशेखर को खुद मरने मिटने के लिए तैयार होना पड़ेगा। अगर चंद्रशेखर वो अपने बारे में सोचेगा तो फिर काम नहीं चलेगा। समझे नहीं समझे? तो वो चंद्रशेखर आपके बीच में बैठे हैं, इस मंच पे बैठे, आपके पीछे बैठे हैं, कहीं कोने में खड़े होंगे, कहीं आज किसी स्कूल में पढ़ रहे होंगे, किसी यूनिवर्सिटी में पढ़ रहे होंगे। वो चंद्रशेखर आपसे दूर नहीं है।
हो सकता है वो चंद्रशेखर किसी बड़े नेता का बेटा ना, किसी बड़े अधिकारी का बेटा ना। अगर नेता और अधिकारियों की समझ में आता, ऐसा नहीं कि उनको समझ में नहीं आता, लेकिन अगर उनको ही समझ में आता तो कोई गरीब का बेटा आगे नहीं निकल के आता। तो बाबा साहब अंबेडकर तो इतने पढ़े लिखे थे, उन्होंने कहा कोई आंदोलन चलाया? काशीराम साहब तो क्लास 1 के अधिकारी थे, उन्होंने आंदोलन क्यों चलाया? आप समझो, ये महाराष्ट्र तो जननी है आंदोलन की। यहां तो कितने ऐसे नाम हैं, अगर मैं गिनाने लग जाऊंगा संत तुकाराम से लेके तो शाम हो जाएगी। संतू जी लाड़े, कितने नाम है अगर मैं गिनाने लग जाऊंगा। अन्ना भाऊ साठे, जिन्होंने अपनी कलम से, अपने विचारों से जो है समाज को हिला कर रख दिया, समाज में शक्ति प्रदान की। लेकिन मैं आपसे फिर कह रहा हूं, सब कुछ हो सकता है, लेकिन आप ये सोचो, जो बात मैं अब आपसे कह रहा हूं, इस देश में, या मैं उस प्रदेश की बात कर लेता हूं, मैं बार बार आता हूं तो मेरे सामने एक बात आती है कि भैया जहां हमारी बस्ती थी वहां मॉल बना रहे हैं, वहां से मेट्रो की लाइन निकाल रहे हैं, हमें उजाड़ रहे हैं भैया, हमारे घर को छीन के छोटे से कमरे में हमें बंद कर रहे हैं। ये शक्ति कहां से आई सरकार के पास कि आपको उजाड़ दे, आपका घर छीन ले, आपकी धार्मिक आजादी छीन ले, आपका धन छीन ले? कहां से आई? ये जनता ने वोट से उनको दी। मैं जो बात कह रहा हूं उस पर गौर करो। बिजली के दाम कौन तय करता है भाइयों? कौन तय करता है जरा बताओ? पानी के दाम कौन तय करता है? इंडस्ट्रियल एरिया कहां लगेगा कौन तय करता है? किसको रोजगार मिलेगा नहीं मिलेगा कौन तय करता है? आरक्षण का पालन होगा नहीं होगा कौन तय करता है? कहां स्कूल खुलेंगे, कहां कॉलेज खुलेंगे, कहां यूनिवर्सिटी बनेगी कौन तय करता है? कहां मेडिकल कॉलेज खुलेंगे, उनमें कितनी सीटें कौन तय करता है? कहां उद्योग धंधे लगेंगे, किनको रोजगार मिलेगा, बिजली के दाम, पानी के दाम, किसानों की फसलों के दाम, महिलाओं को रोजगार मिलेगा नहीं मिलेगा, कानून व्यवस्था अच्छी होगी, कौन तय करता है? सरकार। हम क्या है? और अगर हाँ सही कह रहे हो, बिल्कुल सही कह रहे हो, क्योंकि उनका राजकाज में हिस्सा है तो वो कर रहे हैं। लेकिन ये बाबा साहब अंबेडकर ने संविधान बना के आपके हाथ में दे दिया था कि अपना राजकाज बना लो और पॉलिसी बनाओ अपनी तरक्की के लिए। कौन से बजट, कौन से मद में कितना पैसा खर्च होगा, क्या बजट होगा। मेरे यहां का, मैं यूपी का बजट बताता हूं, 8,08,736 करोड़ रुपए। मैं अपने नेताओं को कहता हूं कि तुम 10, 20, 50, 100 करोड़ रुपए की तरफ मत देखो, नजर करो 8,08,736 करोड़ रुपए की तरफ। जिस दिन इसके ऊपर कलम हमारी चलेगी, वित्त मंत्रालय जिस दिन हमारे हाथ में होगा, तब आप देखना कि कोई गरीब भूखे पेट नहीं सोएगा, कोई गरीब बिना छत के नहीं रहेगा। और ऐसा सिस्टम बनाएंगे, आज आपको कह रहा हूं महाराष्ट्र के मेरे परिवार के लोगों, ऐसा सिस्टम बनाएंगे मेरी बहनों कि महिलाओं को घर पे रोजगार देंगे, सम्मान का जीवन देंगे महिलाओं को रोजगार देके। और महिला कितना भी पढ़ना चाहती हो, उसकी पढ़ाई के बीच में पैसा बीच में नहीं आएगा। वो कोई भी, कहीं कोई भी पढ़ाई करे, किसी भी जो है विषय की पढ़ाई करे, उसको मुफ्त पढ़ाई कराने का काम करेंगे। एजुकेशन इतनी सस्ती करेंगे। और सबसे बड़ा काम ये करेंगे कि बदलाव कैसे होता है, जब उससे नेताओं का, इस देश में नेताओं की बड़ी इज्जत है, अधिकारियों की बड़ी इज्जत है। जब अधिकारियों का, पॉलिसी बनाने वालों का और पॉलिसी लागू कराने वालों का हित जुड़ जाता है ना, उस जगह को देखना। आप सरकारी गेस्ट हाउस जाके देखना, आप सचिवालय को जाके देखना, आप विधानसभा को देखना। जब उनके हित कहीं जुड़ जाते हैं तो वहां आप देखना वहां का माहौल क्या होता है। इसलिए आपको कह रहा हूं कि एजुकेशन पॉलिसी शानदार बनेगी कि जहां जिस स्कूल में, सरकारी स्कूल में किसान का बच्चा, मजदूर का बच्चा पढ़ेगा, उसी सरकारी स्कूल में डीएम का, एसएसपी का, सांसद का, विधायक का, मंत्री का बच्चा पढ़ेगा। आप देखना ऐसी शानदार एजुकेशन होगी। मैं नहीं कहता कि 2,000 रुपए देंगे, 4,000। मैं एक ही बात कहता हूं, वर्ल्ड लेवल की एजुकेशन पॉलिसी बनाएंगे कि 2,000 रुपए मिला ना मिले, लेकिन पढ़ लिख के आपका बच्चा 50,000 रुपए कमा के आपके आंखों के आंसू पूछने का काम करेगा, आपको मुख्य धारा में लाने का काम करेगा। ऐसे हेल्थ पॉलिसी बनाएंगे। मेरे पिता ने मेरे हाथों में दम तोड़ा था, मेरे आज भी याद है, 11 जनवरी 2013 को। मेरे जेब में पैसे नहीं थे, कोई नेता मेरा जानने वाला नहीं था, मैं अपने पिता को नहीं बचा पाया। मैंने उस दिन प्रण लिया था, उस दिन संकल्प कर लिया था कि इतनी ताकत बनानी है कि किसी के पिता की, किसी के भाई की, किसी की बहन, किसी पत्नी के बच्चों की जान पैसे कमी के कारण ना जाए। ऐसी
हेल्थ पॉलिसी बनानी। इसलिए हेल्थ पॉलिसी तभी मजबूत होगी जब उसी हॉस्पिटल में डीएम का, एसएसपी का इलाज होगा, उसी हॉस्पिटल में जहां मंत्री, विधायक, सांसद का और मुख्यमंत्री का इलाज होगा, जहां किसान और गरीबों के बच्चों का इलाज होता है। आप देखना क्या शानदार पॉलिसी बनेगी, आप देखना। क्योंकि जब मंत्री जी का इलाज वहां होगा, जिलाधिकारी का इलाज वहां होगा, एसएसपी का इलाज वहां होगा, तो फिर वहां डॉक्टर भी होगा, दवाई भी वहीं से मिलेगी, टेस्ट भी सारे वहीं होंगे, सुविधाएं भी होंगी, साफ सफाई भी होगी और किसी तरह की परेशानी का सामना नहीं करना पड़ेगा। आज कानून व्यवस्था क्या है? आज कानून व्यवस्था ये है कि आप कितना बड़ा अपराध कर दो, आप खुलेआम घूमोगे और गरीब आदमी निर्दोष होते जेल चला जाएगा, क्योंकि सत्ता में जो लोग बैठे हैं वो जिसको चाहे फंसा दे। तो कानून व्यवस्था इतनी शानदार करनी है, जैसे पेरियार साहब कहते थे कि महिलाएं कुछ किलोमीटर तक भी रात के अंधेरे में अकेली घुमाएं और सुरक्षित अपने आप को महसूस करें। जब तक ऐसी कानून व्यवस्था नहीं होगी तब तक उस कानून व्यवस्था को अच्छा नहीं माना जा सकता। तो ऐसी व्यवस्था लागू करेंगे कि किसी गुंडे की हिम्मत नहीं होगी, किसी गरीब की जमीन और उसकी बेटी या उसके परिवार सम्मान की तरफ आंख उठा के देख ले। ये लागू करेंगे, ये संकल्प हमने अपने दिल में किया। और सपने देखना सीखो, सपने नहीं देखोगे तो पूरे कैसे करोगे। मैं नौजवानों से कहूंगा, जो पढ़ रहे हैं वो शानदार पढ़ाई करें, और इसलिए पढ़ाई ना करें कि नौकरी करनी है, इसलिए पढ़ाई करें कि ज्ञान हासिल करना है, और नौकरी भी करनी है तो क्लास 1 की करनी है। सपने के साथ पढ़ाई करें, और जिस दिन आप इस सपने के साथ पढ़ाई करोगे तो छोटे छोटे सपने आपके अपने आप पूरे हो जाएं। सपना देखो, उनको पूरा करने के लिए मेहनत करो। इसलिए मैं जो नौजवान राजनीति में आ गए हैं, जो काम कर रहे हैं, उनसे कहूंगा अपने अंदर क्षमता पैदा करो, ज्ञान हासिल करो, किताबें पढ़ो, महापुरुषों को पढ़ो, रोज अखबार पढ़ो, जानकारी रखो कि इकोनॉमिक्स में हम लोग कहां हैं। आपको पता होना चाहिए कि पर कैपिटल इनकम क्या है, आपको जानकारी होनी चाहिए। आपको जानकारी होनी चाहिए कि आपके क्षेत्रों में कहां उद्योग धंधे लगने का प्लान बन रहा है। आपको जानकारी होनी चाहिए कि किस क्षेत्र में कितना पैसा बजट सैंक्शन हुआ किस काम के लिए और वो कितना लगा है। आपको जानकारी हासिल करनी पड़ेगी। आपको जब जानकारी होगी तभी आप सवाल पूछ पाओगे ना, जानकारी नहीं होगी तो कुछ नहीं कर पाओगे। मैं आपसे फिर कहूंगा, जो निजी हित के लिए जुड़ेगा वो टिकेगा नहीं, और जो समाज के हित के लिए जुड़ेगा वो रुकेगा नहीं। बिल्कुल।